आप लोग यहाँ हैं आज मुक्तिपथ के इस फेसबुक लाइव पेज पर जो श्रृंखला मुक्तिपथ ने शुरू की है। हमारा समय हमारी कविता, इस पर मैं कुछ बात रखूँगा। तो आप लोग यहाँ सब उपस्थित हैं, मुझे आपको देख करके बहुत बहुत अच्छा सा लग रहा है। धन्यवाद अम्बुज जी। मित्रों, अपनी बात शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें। हम जानते हैं कि आज भगत सिंह का जन्मदिन है। वे होते तो शायद आज 113 वर्ष के होते। तो मैं भगत सिंह जो हमारी क्रांतिकारी विरासत के सबसे एक मजबूत विचार सरणी कहना चाहिए, तो उनकी स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ। आज कॉमरेड जियाउल हक जो इलाहाबाद के कॉमरेड हैं, आज उनके 100 साल पूरे हुए हैं। वो अभी भी हमारे बीच में हैं। 1920 शायद उनका जन्म था और आज 2020 है। आज वे 100 साल के पूरे हुए और नागपुर इलाहाबाद में एक कोरोना काल को देखते हुए भी एक जलसा सा मनाया जा रहा है। तो मैं कॉमरेड जियाउल हक को मुक्तिपथ के इस फेसबुक पेज से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सभी लोगों की ओर से, और क्रांतिकारी अभिवादन उनका मैं करता हूं। हम बार बार उनका जीवन और जन्मदिन मनाएं, वे लंबे समय तक हमारे बीच में रहें, यही हमारी आशा है। इसके अलावा आज शंकर गुहा नियोगी का शहादत दिन भी है। ठीक आज ही के दिन 1991 में उनकी हत्या हुई थी, जो मैं अपने वक्तव्य में उनका जिक्र भी करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि संजोग ऐसा हुआ है कि आज के दिन जब मैं आपसे रूबरू हूँ, तो ये तीन महान लोगों की यादें, ये जिसमें दो नहीं हैं और उनकी स्मृतियाँ हैं, और कॉमरेड जियाउल हक हमारे बीच हैं, मैं इन तीनों को बहुत श्रद्धा से याद कर रहा हूँ और मुक्तिपथ की ओर से भी मैं उनके प्रति बहुत आदर और क्रांतिकारी अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। बातचीत शुरू करूँ इससे पहले मैं मुक्तिपथ की पूरी टीम के प्रति आभार तो व्यक्त करना अपना दायित्व समझता हूँ कि जिस तरीके से ये फेसबुक लाइव का उन्होंने ये आयोजन किया है, एक महत्वपूर्ण आयोजन है, और इसमें बातचीत और कविताओं की प्रस्तुति का जो स्वरूप है, वो स्वरूप मुझे लगता है बहुत दिलचस्प है। इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र हैं, और मैं उनके प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पेज पर अपनी कुछ बात रखने के लिए आमंत्रित किया। विशेषकर मैं डॉक्टर मनोज विश्वकर्मा जी के प्रति आभारी हूं कि एक बहुत दिलचस्प लेख उन्होंने मेरी कविताओं को केंद्र में रख करके लिखा, जिसका शीर्षक है स्मृति की ध्वन्यात्मकता के कवि बसंत त्रिपाठी। तो डॉक्टर मनोज विश्वकर्मा के प्रति आभारी हूँ। साथ ही सोहनलाल जी के प्रति भी आभारी हूँ। उन्होंने भी एक लेख लिखा, आज ही शायद साझा किया गया था मुक्तिपथ के पेज पर, और दिल के रंग मिलाकर तैयार की गई भाषा का कवि, ये शीर्षक है उनके लेख का। तो मैं इन दोनों के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया या धन्यवाद कहना बहुत छोटा सा शब्द होगा। मैं दोनों के प्रति अपने भाव धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके अलावा डॉक्टर अंकिता चौधरी जी ने एक बहुत दिलचस्प एक फिल्म बनाई, बहुत छोटी सी 1-1.5 मिनट की फिल्म है, और एक छोटी मेरी कविता है बिके हुए लोग, उस पर केंद्रित ये फिल्म है और बहुत दिलचस्प फिल्म है। इसलिए नहीं कि मेरी कविता पर बनी है, इसलिए कि उसका पूरा जो क्राफ्ट है फिल्म का वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं अंकिता चौधरी जी के प्रति भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये फिल्म बनाई, और साथ ही जितने पोस्टर इस बीच जारी किए गए मुक्तिपथ टीम की ओर से, मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। विशेषकर इस टीम के से अलग विवेक राजवीर जी ने जो पोस्टर बनाए और जो कविताएं लगातार साझा की, तो मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। उनके प्रति मैं शुक्रिया कहना अपना कर्तव्य समझता हूँ, उन्हें शुक्रिया कहना। तो
ये सारे लोगों का एक संयुक्त उपक्रम है कह लीजिए, कि जिसके कारण ये आयोजन हो पा रहा है और मैं आपके बीच में हूँ। तो मैं उन सबको बधाई देता हूँ और उनके प्रति धन्यवाद भी। विषय जो एक कॉमन विषय है और इसी पर सभी बात करते हैं, मैं भी आज उसी विषय पर बात करूंगा, हमारा समय और हमारी कविता। हमारा समय पर केंद्रित मैं कुछ बातचीत करूंगा और इस समय से जूझते हुए जिस भी तरीके से मैंने अपने कवि को कविता के माध्यम से सामने रखने की कोशिश की, उस पर मैं कुछ बातें करूंगा। रचना प्रक्रिया तो आप नहीं कह लीजिए, लेकिन हमारा समय क्या है जिससे मेरे भीतर का कवि बेचैन होता है या प्रसन्न होता है और वो कविता लिखने की दिशा में आगे बढ़ता है। तो जिस समय में मेरा कवि सक्रिय है, उस समय को मैं कुछ रेखांकित करने की कोशिश करूंगा एक छोटे से वक्तव्य में, और उसके बाद फिर मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगा। हमारा समय ये विषय है। यदि हमारे समय के बारे में मैं कुछ बात करूं, तो यदि दार्शनिक शब्दावली का सहारा लेकर के कहा जाए, तो दुनिया में और देश में भी, किसी भी समाज में, कोई भी समय इतना अलग नहीं होता कि उसे पिछले समय से अलगाया जा सके। समय की निरंतरता को दुनिया के तमाम दर्शन और दार्शनिकों ने रेखांकित किया ही है। लेकिन जब हम किसी खास कालखंड या समय का जिक्र करते हैं, तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि उस पर्टिकुलर कालखंड या समय में कुछ ऐसी खासियत है, कुछ ऐसी विशिष्टता है जो पिछले समय की गूंज को लिए होने के बावजूद बहुत सारे मामलों में पिछले समयों से अलग भी है। ऐसे कालखंड के आरंभ और अंत को लेकर इतिहास जागरूक होता है। इतिहास में ऐसे कालखंड को चिन्हित भी किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा आगे भी। तो जिसे हम आज हमारा समय कह रहे हैं, मैं इस समय को कैसे देखता हूँ, ये कहाँ से देखता हूँ, तो जिसे हम आज हमारा समय कह रहे हैं, उसके निर्माण की ठीक ठीक शुरुआत मुझे लगता है कि 90 के दशक के आरंभ से ही हुई। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक की शुरुआत में इस समय के आने की प्रत्यक्ष घोषणा हो गई और सदी के बीतते बीतते, 20वीं सदी के बीतते बीतते इस समय के लक्षण स्पष्टतः दिखाई पड़ने लगे। तो हमारा ये जो समय है, ये कारपोरेट पूंजी, एक खास तरह के उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता को बढ़ाकर बाजार को सौंप देने की कोशिश, उदार लोकतंत्र की कट्टर और सांप्रदायिक छवि की स्थापना, जाति का सुदृढ़ीकरण और साथ ही जाति का लोकतांत्रिकीकरण भी, हाशिए के केंद्र में आने की दमदार कोशिश और उसके साथ साथ राज्य की खुली तानाशाही और हाशिए के दमन जैसे सैकड़ों निर्लज्ज रूपों के और आक्रामक प्रयोगों का समय है, जिसे हम हमारा समय कहते हैं। इस समय को कई कई तरीके से परिभाषित भी किया जाता रहा है और जाहिर है कि समाज वैज्ञानिक, साहित्यकार, कवि, चिंतक, दार्शनिक इस समय को अपने अपने ढंग से परिभाषित करते भी हैं। तो ये समय, जिसे मैंने कहा कि 90 के दशक की शुरुआत से जिस समय की शुरुआत हुई, उस समय में कई कई पीढ़ियां सक्रिय हैं, न केवल कला या साहित्य की दुनिया में, बल्कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भी कई कई पीढ़ियां सक्रिय हैं और उन पर इस समय का प्रभाव बिल्कुल अलग अलग पड़ा है। जैसे 80 के आसपास, 80 के बाद से लेकर के जो वरिष्ठ पीढ़ी थी, जो वरिष्ठतम पीढ़ी थी और वरिष्ठ पीढ़ी थी, उनका अपना अनुभव संसार इस 80 के आसपास, 80 के बाद का जो समय था, वहाँ से उनका अनुभव संसार हक्का बक्का सा रह गया सा लगता है। मतलब जो अनुभव उसने अपने जीवन में अर्जित किए थे, जिस अनुभव को उसने हासिल किया था, उन अनुभवों के पराभूत होने के समय की तरह उसे वह देख रहा था और समझ रहा था। यदि मैं अपनी पीढ़ी की ही बात करूं,
तो जाहिर तौर पर 84-85 के आसपास अपने आसपास देश, दुनिया और समाज को हम लोगों ने देखना समझना शुरू किया, और हमारा अनुभव बिल्कुल ऐसा अनुभव था कि हम लोग इतिहास की तरह पुराने समय को पढ़ते थे, और पाठ्य पुस्तकों से लेकर तमाम चीज़ों में, और अपने निजी दुनिया में उनका कोई चिन्ह भी नहीं पाते थे। तो एक अजीब तरह का क्लैश जो था, उससे हमारी पीढ़ी गुजरी, जो आज जिनकी उम्र 45-50 के आसपास है, उनके लिए ये समय एक दूसरा रूप लेकर के सामने आया। और बाद के जो युवा पीढ़ी है, ये इस समय के तमाम लक्षणों के स्पष्ट हो जाने के बाद उनकी चेतना विकसित हुई। तो ये एक ही समय अलग अलग पीढ़ियों में अपने अलग अलग रूप और प्रभाव को लेकर के आया। तो मैं इस समय को जैसे देखता हूँ, मतलब मुझे इवान बुनिन का एक कथन याद आता है, जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया सबके पास समय, हर मनुष्य के पास मैं के रूप में पहुँचता है, और उसे वह हम के रूप में परिभाषित करता है। मतलब उस अपने निजी अनुभवों को समय के निश्चित और निर्दिष्ट कालखंड में अपने निजी अनुभवों को जिस रूप में भी वह देखता, भोगता और समझता है, उससे वह अपनी समझ को विकसित करता है और उसको व्याख्यायित करता है। तो जब मैं हमारे समय की बात करूँगा, तो जाहिर तौर पर समय का वह स्वरूप होगा जिसने मेरे निजी अनुभव संसार पर आघात किए अथवा उसे समृद्ध किया। और इस लिहाज से, इस बिंदु से, इस मोड़ पर खड़े होकर के जब मैं समय के आगे और पीछे नज़र दौड़ाता हूँ, मैं समय के पूर्व और पश्चात, तो कई कई तरह के मुझे द्वैत और विडंबनाएं दिखाई पड़ती है जो हमारे समय का चरित्र है। मैं कुछ ऐसे द्वैतों की बात करूँगा। जैसे सबसे पहला द्वैत जो मुझे लगता है हमारे समय का, यह हमारे समय का बड़ा अजीब द्वैत है कि एक ओर राज्य का कल्याणकारी चेहरा लगातार सिकुड़ा है, वहीं दूसरी ओर राज्य के इसी चेहरे का घनघोर समर्थक वर्ग राज्य आधारित दमन को जायज ठहरा रहा है। यह वर्ग एक ओर अपने निजी हित को उपलब्ध कराने के लिए राज्य पर यदि दबाव डालता है, तो दूसरी ओर सीमांत नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को खत्म करने की बात भी बहुत आक्रामक तरीके से करता है। और इसका एक बड़ा उदाहरण है निजीकरण। वह हमारे समय में जो चमकदार मध्यवर्गीय तबका है, जो बहुत ताकतवर हुआ है, निजीकरण को लेकर के उसकी मान्यताएं बड़ी अजीब है। वह निजीकरण का समर्थन करता है क्योंकि निजीकरण में उसको बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिल जाती है। वह एक ताकतवर उपभोक्ता के रूप में ऐसी बहुत सारी सहूलियतों को भोगने के लिए अपने आप को निर्बाध पाता है, जिस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन साथ ही वह सरकारी दमन को भी, मतलब राज्य की छवि को सीमित देख करके प्रसन्न होता है, लेकिन साथ ही सरकारी दमन या राज्य के दमन को जायज भी ठहराता है। तो एक अजीब तरह का द्वैत मुझे लगता है कि हमारे समय में लोगों के भीतर पैदा हुआ है। इसका एक दूसरा जो पक्ष मुझे हमारे समय का लगता है कि हमारे समय की एक बड़ी मुश्किल यह है कि यह एक जागरूक नागरिक के लिए जितना उघड़ा हुआ है, उतना ही एक उदासीन नागरिक के लिए बंद भी हो गया है। इसलिए सहमति और विरोध के दोनों के तर्क ही, जो सहमत हैं जो इस समय से और जो इस समय का विरोध करते हैं, उन दोनों के ही तर्क बहुत आक्रामक है। लेकिन फिलहाल जीत जिसे मिली हुई है, जो विजेता है, वह राज्य के मौजूदा चरित्र के समर्थकों का तबका है, जिसे फिलहाल विजय मिली हुई है। ये मामला केवल भिन्न भिन्न राज्य के भिन्न भिन्न स्वरूप की व्याख्याओं के बीच के मतभेद या वैचारिक भिन्नता का नहीं है।
किसी भी लोकतांत्रिक समाज में परस्पर विरोधी विचारधाराएं सह अस्तित्व और बहसों के बीच निरंतर जीती हैं। लेकिन मतभेदों को साधारण जनता जब आक्रमण और हत्या के वाजिब तर्कों की तरह पेश करने लगती है, तब सच में मुश्किल पैदा होती है। मतभेद इसके पहले भी थे। ऐसा नहीं, दुनिया में कोई समय, दुनिया का और देश का किसी भी समाज का, आप एक छोटे घर के भी उदाहरण को ले ले, छोटी इकाई, परिवार की इकाई को भी ले ले, तो मतभेद हमेशा से रहे हैं। लेकिन मतभेदों के कारण हुई या की जाने वाली हत्याओं का सबसे बड़ा समर्थक तबका इसी समय में पैदा हुआ। ये समय का एक बड़ा आक्रामक स्वरूप है जिसको हम देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से इस पर जाऊं तो हमारा समय ऐसा समय है जिसमें दुनिया की भलाई की चिंता करने वाले तमाम दार्शनिक, चिंतक, कलाकार, संस्कृति कर्मी और लेखक शातिराना तरीके से निर्मित एक उपहास में बदले जा रहे हैं। यह सही है कि समाज अपने चिंतकों और कलाकारों के हिसाब से कभी नहीं चलता, यह बिल्कुल वाजिब है, वाजिब नहीं लेकिन ऐसा इसके प्रमाण है इतिहास में। तो समाज अपने चिंतकों और कलाकारों के हिसाब से नहीं चलता, ये तो इतिहास के तमाम उदाहरणों से हम देख सकते हैं। और राज्य की भी उन पर हमेशा ऐसे कलाकारों, चिंतकों पर टेढ़ी नज़र रहती आई है और रही भी है। लेकिन राज्य और उससे प्रभावित चमकदार लोग फासिस्ट सत्ता के बाद की दुनिया में अक्सर पिछले दरवाजे से उन पर आक्रमण करते थे। हिटलर शाही के बाद का पूरी दुनिया का इतिहास देखिए कि यदि कलाकारों, दार्शनिकों पर आक्रमण हुए भी हैं तो अमूमन आक्रमण पिछले दरवाजों से हुए हैं। ऐसे आक्रमणकारी लोग, आक्रांता लोग रात के अंधेरे में आते थे और कत्ल को अंजाम देकर रात के अंधेरे में ही गायब हो जाते थे। यदि कत्ल दिन के उजाले में होते भी थे तो राज्य उनके समर्थन की घोषणा डंके की चोट पर नहीं करता था। वह खुलेआम हत्या के लिए लोगों को उकसाता भी नहीं था, चाहे पर्दे के पीछे जितनी साजिशें रच ले। तो ये सारी स्थितियां जिसे हम हमारा समय कहते हैं, उसमें बिल्कुल उलटती जा रही है। राज्य का यह चरित्र बिल्कुल बदलता जा रहा है। मुक्तिबोध ने अपनी जो प्रसिद्ध कविता है अंधेरे में जिस प्रोसेशन का चित्र खींचा था, मेरी दिक्कत या हमारे समय के सोचने समझने वालों की दिक्कत केवल यही नहीं है कि वो सारा प्रोसेशन हमारे समय में दिन के उजाले में अब घटित हो रहा है। दिन के उजाले में वह जुलूस निकल रहा है जो रात के अंधेरे में निकलता था। केवल हमारी दिक्कत यही नहीं है, बल्कि मेरी दिक्कत या हमारी दिक्कत ये है कि ऐसे प्रोसेशन की लोकप्रियता चरम पर है। आक्रमण और हत्याएं आज हमारे समय की लोकप्रिय घटनाएं हैं। उनके वीडियो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं और बड़ी संख्या में एक ऐसा तबका पैदा हुआ है जिसको इस तरह के रियल कत्ल की घटनाएं और जो वीडियो हैं जो वायरल होते हैं वो सच्चे थ्रिलर का मजा देने लगते हैं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फासिस्ट ताकतों की पराजय के बाद उन्माद का ऐसा समर्थन हम सोचें कि क्या इससे पहले कभी किसी समाज में उपस्थित हुआ था जैसा कि अभी हो रहा है? बेशक यह एक दिन की घटना नहीं है, इसकी एक लंबी तैयारी चल रही है। बावजूद इसके ऐसी घटनाओं के होने की संभावनाओं पर किसी ने सोचा भी नहीं था ठहरकर, जो संभावनाएं हमारे समय में लगातार सच होती दिख रही है। मतलब कितना क्रूर है कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है और बहुत साहस के साथ उसके फोटो डालता है। कोई गांधी की तस्वीर पर गोली चलाता है और उसका वीडियो वायरल करता है और लोग बाग उसका समर्थन करने लगते हैं। तो एक अजीब तरह का द्वैत है जिसको हम अपने समय में घटित होता हुआ देख रहे हैं। तो हमारे समय में ये सारी चीज़ें हमारे बिल्कुल आसपास घट रही है।
मैंने शुरू में शंकर गुहा नियोगी का जिक्र किया कि जब हमने लिखना शुरू किया था, जब मैं लिखना शुरू कर रहा था, शंकर गुहा नियोगी की हत्या हुई। उन्होंने शहादत दी मूलियों के लिए, और वो मुझे आंदोलन भी बहुत अच्छे से याद है। सवाल केवल यही नहीं कि नियोगी की हत्या हुई, बल्कि आज वो एक राजनीतिक हत्या थी। आज हम पिछले यदि एक दशक पर नज़र डालें तो कई तरह के कलाकारों, पत्रकारों और राजनीतिक कर्मियों की न केवल हत्या हुई, बल्कि उनकी हत्याओं और पिछली हत्याओं का उत्सव भी मनाने वाला एक बड़ा वर्ग अस्तित्व में आ गया है। इस तरह लिंचिंग या भीड़ द्वारा संगठित आक्रमण और हत्या हमारे समय का भयावह सच है। सोशल मीडिया से लेकर मेले, ठेले, उत्सव, यात्रा, चाहे वो बस की हो, रेल की हो, आप टैक्सी स्टैंड में खड़े हों, तो ऐसे अपरिचित लोग तक मिल जाएंगे जो पूरी आक्रामकता के साथ अपने समर्थन का सोकाल्ड तर्क पेश करते हैं। दिखावे की शर्मिंदगी का भाव भी हमारे समय की टुच्चई से नदारत है। यह हमारे समय का एक भयंकर द्वैत है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर बहुत सारे कलबुर्गी के और तमाम पत्रकारों की, कॉमरेड पानसरे वगैरह की का जिक्र हो सकता है। मैं यहाँ पर एक जिक्र केवल करूँगा, गौरी लंकेश का। गौरी लंकेश की जब हत्या हुई, उसी तरीके से जिस तरीके से तमाम दूसरे लोग मारे गए, दाभोलकर, पानसरे वगैरह, उस समय एक बहस मुझे याद आ रही है। एक किसी ने शायद कि इसी में सोशल मीडिया में ही कहीं लिखा था, गौरी लंकेश एक पत्रिका निकालती थी, इसका शीर्षक था गौरी लंकेश पत्रिके। तो उसने कहा कि ये गौरी लंकेश जो है वो गौरी लंकेश नहीं, गौरी लंकेश पैट्रिक है। यानी इशारा उनका था ईसाई है, और इसके आधार पर उसकी हत्या की घटना को वाजिब ठहराया गया, और उसके समर्थन में करीबन 100-125 लोग उस पोस्ट पर उपस्थित थे। तो ये तर्क क्या सेट कर रहा है, क्या माइंड सेटल कर रहा है कि जो पैट्रिक होंगे, मैकवान होंगे, जो मेश्राम होंगे, जो चौहान होंगे, ये सारे लोग मारे जाने के अधिकारी हो गए, ये सारे लोग मारे जाने के काबिल हो गए। तो और जिस तरीके से बात हुई, गौरी लंकेश को किसी ने कुतिया कहा, किसी ने कुछ कहा, तो ये हमारे समय का एक ऐसा आक्रामक और उन्माद है ये हमारे समय का, कि जिसमें क्रूरताएं किसी भी रूप में अब शर्मिंदगी का भाव नहीं रखती है, और वो पूरे निशंसताओं के साथ हमारे सामने है। अंबुजी, इसीलिए मुझे उनकी कविता वो क्रूरता बार बार याद आती है, राजेश जोशी की कविताएं याद आती है, और हमारे समय के तमाम चिंतकों की। गौरी लंकेश पर एक छोटी सी बुकलेट पब्लिश हुई थी, 100-125 पेज की, जिसमें उनके पूरे आंदोलन का जिक्र था। इसके अलावा कलबुर्गी जो भक्ति काल पर काम कर रहे थे, केवल इसलिए कि आडंबर पर वो प्रहार कर रहे हैं, उनकी हत्या हो जाती है, और हत्या करने वाले अब इस उन्माद को एक उत्सव में तब्दील कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे समय में घटित हो रही हैं, जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। इस समय के घेरे में रहते हुए मध्यवर्ग को जो दिक्कतें हो रही हैं वो तो दिखाई पड़ ही रही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त तबका जो हुआ है वह तबका है जिसका जिक्र या जिसके लिए सोचने की जिम्मेदारी अब वोट बैंक के लिए भी कोई उठाने को तैयार नहीं है। वोट बैंक का हिसाब किताब रखते हुए भी अब उनके हितों की बात नहीं की जा रही है। मसलन दलितों को ले लीजिए, किसानों को ले लीजिए, मुसलमानों को ले लीजिए, खेतीहर मजदूरों या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ले लीजिए। इन तमाम लोगों को सभ्यता के उजाड़ में इस तरह से ढकेलने की तैयारी हमारे समय ने दिखाई है, जो किसी भी राज्य के लिए इससे पहले
मुमकिन नहीं था, किसी भी राज्य का चरित्र इतने खुले रूप में पहले नहीं था। तो ये एक अजीब सा द्वैत मैं अपने समय में देखता हूं। एक मेरी दिक्कत और भी है इस समय को लेकर के कि पहले जिससे हम सबसे ज़्यादा जूझते हैं कि हत्याएं इसके पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पहले हत्या के समर्थक आपराधिक छवि के लोग थे और उनसे हमारा सामना अमूमन नहीं होता था। हमारा यानी एक संवेदनशील जागरूक नागरिक की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आज स्थिति ये है कि शादी, जन्म या मृत्यु जैसे नितांत निजी आयोजनों में भी कोई आपका बहुत करीबी, बहुत आत्मीय, बहुत निजी भाई बहन और इस तरह के भी संबंध आप कह लीजिए कि वह जो आपका करीबी आत्मीय है वह भी पूर्व और हमारे समय की हत्याओं के समर्थन में अजीब अजीब से सुने सुनाए तर्क पेश करने लगता है। वह ऐसे तर्क पेश करता है कि जैसे ज्ञान के समस्त स्रोतों और इतिहास के तमाम रंध्रों से वो गुजर चुका है। जबकि मेरा दावा है कि स्कूल और कॉलेज के जीवन के बाद उसने किताब खोल करके कभी देखी ही नहीं है, और स्कूल और कॉलेज के जीवन में भी न मालूम वो किस तरह से किताब खोल करके पढ़ या देख या समझ रहा था। मेरा यह भी दावा है कि वो अखबार और पत्रिकाओं तक से उसका संबंध नहीं है। मैं साहित्यिक पत्रिकाओं की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह की राजनीतिक पत्रिकाओं को भी उठा लीजिए, उससे भी उसका संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी वह इतने ताकतवर तरीके से और इतने आत्मविश्वास के साथ अपनी मूर्खता पूर्ण तर्कों को रखता है कि आप सिवाय झुंझलाने के, सिवाय बेचैन होने के, सिवाय परेशान होने के आप कुछ नहीं कर सकते। और इनका सामना रोज बरोज हमारे साथ होता है। हमारे पड़ोस से लेकर के हमारे आत्मीय हमारे आत्मीय जन है, उन सब में इस तरह के संवाद और इस तरह की मनस्थिति को आप देख सकते हैं। आप अपराधियों से तो किनारा कशी कर सकते थे, लेकिन इन सब लोगों से कैसे बचेंगे जिनसे रोज का आपका संबंध है? रोज कभी ना कभी आप इनसे टेलीफोन पर बात करते हैं, कोई किनसे हर तरह के मतलब संवाद होते हैं, हर तरह का लेन देन होता है, लेकिन उसकी मनस्थिति और उसके तर्क बहुत अजीब है। तो ऐसा मुझे लगता है कि इसके पहले इस तरह का समय मेरी समझ में, मेरी जानकारी में कम से कम पिछले 1 दशक के पहले मैंने ऐसा कभी भी देखा नहीं था। और तो और ऐसे जो चमकदार लोग हैं जो अजीब अजीब से तर्क पेश करके हत्या को जायज़ ठहराते हैं, किताब और पत्रिकाओं से दूर तो हट गए हैं, उनके घर बड़े चमकदार बने हुए, लेकिन आश्चर्य कि उनके घर में किताबों और संगीत जैसी चीज़ों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। फिल्म देखने का संबंध ही उनके जीवन से, मतलब कोई भी ऐसी कलात्मक चीज़, कोई भी ऐसा माध्यम जो उनके तर्क और विवेक को विकसित और समृद्ध कर सकता था, उससे बहुत अजीब तरीके से उसने किनारा कशी की है। और इसी को समाज वैज्ञानिक जो है वह एक पोस्ट ट्रुथ जिसे हम कहते थ्योरी है, उसके माध्यम से समझाते हैं कि वह अचानक से एक दिन ऐसा नहीं हो गया। उसके दिमाग में इतनी तरह की संकल्पनाएं या इतनी तरह के झूठ इंजेक्ट किए गए हैं कि उसको वह सच मानने लगा है, उसी को वह अंतिम सच मानने लगा है। हालांकि अपने समय के प्रति उदासीन लोग हर खंड में मौजूद रहे हैं, लेकिन आज ऐसे लोग जो हैं उनकी संख्या बड़ी तादाद में बढ़ गई है। मतलब बड़ी तादाद में आपको अपने गिर्द गिर्द ऐसे लोगों को आप पाएंगे जो जाहिर तौर पर एक आक्रामकता के, अत्याचार के, निशंसता के, पाशविकता के, दरिंदगी के समर्थक आपको दिखाई पड़ेंगे, और पूरे विश्वास के साथ वो इस बात को कहेंगे। और यह केवल ऐसे ही लोगों का सच नहीं है जिनके जीवन में तर्क, जिनके जीवन में साहित्य या पत्रिका या कला के लिए जगह नहीं। केवल ऐसे ही लोग नहीं हैं, इसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। आप अपने इर्द गिर्द हम देखेंगे, आप तो ऐसे लोगों को भी पाएंगे कि जो सारी चीज़ों को जानते और समझते हैं, जानते और समझते हुए भी वह ऐसे तानाशाही को जिंदा रखने का दावा करने वाली सत्ता और राज्य छवि को वे
अपना समर्थन देते हैं, उसकी सहमति में अपने तर्क उल जुलूल तर्क पेश करते हैं। ये केवल कुपड़ लोग ही नहीं, केवल अपढ़ लोग ही नहीं, बल्कि ऐसे कुपड़ लोग भी हमारे समय में हैं जो ऐसे तानाशाही आधारित सत्ता को एक सार्वभौम सत्ता की तरह पेश करते हैं, और कोई तर्क ना हो तो 70 साल और न मालूम किस किस तरह के तर्क से वो अपनी बात को कहने लगते हैं। तो एक अजीब तरह का द्वैत मैं देखता हूं अपने इर्द गिर्द। ऐसे समय को जब बार बार हम ऐसे समय से जब गुजरते हैं, जब हमारी सारी संकल्पनाएं एक बार की ऐसा लगता है कि धराशायी होने लगी है, तो जो हमारे समय के जो संवेदनशील लोग हैं उनके भीतर गहरा अवसाद और गहरी हताशा जन्म लेती है। बहुत हमारे करीबी लोग ही हैं, हम आप देखेंगे तो ऐसे तमाम संवेदनशील लोग जिन्होंने पिछले समय में विरोध और प्रतिरोध को समाज का या व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष माना था, इस समय के सामने वह इतने हताश और अवसाद से भर उठे हैं, बहुत सारे लोग, मैं सभी की बात नहीं कह रहा हूँ लेकिन बहुत सारे लोग, कि उन्होंने सत्ता की क्रूरता को सार्वभौम मानकर जैसे अपनी चेतना और जिम्मेदारी को पराभूत स्वीकार कर लिया है। वे स्वीकार कर चुके हैं कि हम जैसे मानो पराजित हो गए हैं। हालांकि वे भी अच्छे से जानते हैं कि दुनिया की कोई भी जीत अंतिम और शाश्वत नहीं होती, लेकिन फिर भी मौजूदा जीत उन्हें इतनी ठोस और शाश्वत लगती है कि उन्हें लगने लगता है कि इसे कभी पलटा ही नहीं जा सकता। ऐसी मनस्थिति ने हमारे कई साथियों और रचनाकारों को एक ना उबर पाने वाली एक गहरी बेचैनी से भर दिया है, जिसको लेकर के हम आप लगातार चिंतित होते हैं, और चिंतित होना बहुत स्वाभाविक भी है। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, उनका अवसाद जो है जाहिर तौर पर इस समाज की प्रतिक्रिया से ही जन्म लिया हुआ अवसाद है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे अवसाद में कहीं ना कहीं कुछ ना कर पाने की एक हताशा भी ऐसे अवसाद से ही जन्म लेती है। और यदि ये विस्तृत रूप में यदि इस अवसाद का सामूहिकीकरण हो जाएगा तो जाहिर तौर पर ऐसी सत्ताएं आने वाले कई वर्षों के लिए स्थायी हो जाएंगी। किसी भी राज्य का जो दमनकारी चरित्र है, उस चरित्र का मुकाबला उतनी ही दृढ़ता से दिया जा सकता है, चाहे वह दृढ़ता एक इकाईबद्ध ही क्यों ना हो, एक इकाई के रूप में ही क्यों ना हो। लेकिन दृढ़ता जहां मुलायम पड़े, जहां पर प्रतिकार की दृढ़ता मुलायम पड़े, वहां पर राज्य का चरित्र, दमनात्मक चरित्र जो है वो सार्वभौम होने लगता है और ठोस दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे कवियों के भीतर, बहुत सारे संवेदनशील, मैं कवियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे संवेदनशील और जागरूक लोगों के भीतर यह जो हताशा घर कर रही है, उसको हमको ठीक ठीक समझने की ज़रूरत है। दिलासा देना तो छोटा शब्द हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस मनस्थिति से उबरना भी हमारे ही इसी समय की जिम्मेदारी है, क्योंकि ईश्वर जैसी संकल्पना पर मैं कभी भरोसा नहीं करता हूँ। ईश्वर है ऐसा मानने में मुझे एक रत्ती भर का भी विश्वास नहीं है। तो इस संसार को यदि बचाया जाएगा, हमारे समय की क्रूरताओं से यदि मुक्ति मिलेगी, तो हमारे ही समय के प्रतिकार, हमारे समय में ही जो प्रतिरोध करने वाली शक्तियां हैं, उनकी सामूहिकता से इस समय के दमनात्मक चरित्र को हाशिए पर ढकेला जा सकता है। ये हम सब जानते हैं, इस थ्योरी पर विश्वास भी करते हैं, इस सिद्धांत पर विश्वास भी करते हैं, और जरूरी है कि इस विश्वास को लगातार बढ़ाते जाने की, इस विश्वास को लगातार, इस विश्वास का विस्तार करने की। एक इसी में एक और चीज़ है जो अवसाद से घिरे हुए, मैं उनकी तो बात की ही मैंने अभी। एक और हमारे इर्द गिर्द का तबका है जो साहित्य और कलाओं का समुचित प्रभाव न पड़ते देखकर हमारे सहचरों का ही एक ऐसा तबका है जो यह कहने लगा है कि साहित्य और कलाओं ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। उनके कहने का तात्पर्य यह होता है
कि जो कलाकार और साहित्यकार हैं वे अपने मुग्धता के घेरे में, कवच में पड़े रहे, मुग्धता के घेरे के बंदी रहे, और इसीलिए ये समय आ गया और उन्होंने कुछ किया नहीं। मुझे इस तरह के तर्क पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि आज के रचनाकार पर, आज के कलाकार और समाज वैज्ञानिक और चिंतक और दार्शनिक पर इतना बोझ डाल दिया गया है जो मुझे नहीं लगता कि हमारे समय से पहले कभी इतना बोझ उसके सिर पर डाला गया। और यह बोझ वर्चस्वकारी सत्ता, अवसाद से जो घिरे हुए लोग हैं और जिनको हाशिए पर ढकेला जा रहा है, उनके द्वारा ये बोझ तो आता ही है कवि और कलाकार पर, जो जागरूक कलाकार हैं। उनके सहकर्मियों के माध्यम से भी आता है, जो कहते हैं कि अरे अब कुछ नहीं हो सकता। और ये जो कुछ नहीं हो सकता है वाला जो भाव है, मुझे इस पर कभी भी इसलिए नहीं यकीन होता है क्योंकि पिछले ही 1-1.5 साल में हम लोगों ने कुछ हो सकता है कि तमाम चित्र देखे। एक उदाहरण के लिए ही एक शाहीन बाग का नाम ले लिया जाए तो आप देखिए कि कितना विस्तार उसका हुआ। मैं फिलहाल इस बात पर नहीं जा रहा हूं कि वो सच था या गलत था, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन विरोध का एक स्वर एक केंद्र से अपसरित हुआ, विकिरणित हुआ, तो उसकी रोशनी कितनी दूर दूर तक गई। और इसको रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग थे वह अधिकतर युवा थे। ये तो कोरोना काल आ गया, ये अलग मामला है, अन्यथा ये बात जो है वह जाहिर तौर पर ये बात अब तक बढ़ती है, विस्तारित ही होती, विस्तृत ही होती। तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रतिरोध करने वाली शक्तियां जो है वह चुप खामोश हो गई है, उसने अपने हथियार सौंप दिए हैं और उन सब की पूरी पूरी हत्या की जा चुकी है। ऐसा मुझे नहीं लगता। ये शक्तियां जो है वह अलग अलग टुकड़ों में कहीं कहीं बटी है। ये शक्तियां अपने अपने तय अपने विरोध को भी प्रस्तुत कर रही है और इनसे दमनकारी सत्ताएं डर भी रही हैं। यदि न डर रही होती तो इतना क्रूर दमन नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं हो सकता, ये लोग हमारे समय के जो प्रतिरोध करने वाली शक्तियां हैं उनके आत्मविश्वास को कमोबेश कुचलने का ही काम करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यदि कुछ नहीं हो सकता आप जैसे मानते हैं या कोई मानता है, तो वो सत्ताएं भी मानती कि कुछ नहीं हो सकता और करने देती, लेकिन करने नहीं देती। जहां पर प्रतिरोध की शक्तियां इकट्ठा हुई वहां पर दमन का चरित्र भी, राज्य का दमन का चरित्र भी दिखने लगता है। वो चाहे किसी भी तरह का राज्य हो, उसके दमन का चरित्र भी तुरंत प्रकट हो जाता है। इसका मतलब प्रतिरोध के वास्तविक स्वरों की ताकत को दमनकारी सत्ताएं, वर्चस्व को स्थापित करने वाली सत्ताएं समझ रही हैं, अन्यथा उनका दमन इतना क्रूर और इतना भयानक नहीं होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसे दुनिया के तमाम तानाशाहों का समय बीता है, उसी तरह से दुनिया की तमाम तानाशाहियों का समय आगे भी बीतेगा। ये अलग बात है कि कोई जो दमनकारी सत्ता है वह 4 साल में हाशिए पर चली जाती है, कोई शक्तिहीन हो जाती है, कोई 14 साल में हो सकती है, कोई 20 साल में हो सकती है, लेकिन कोई भी सत्ता ताकत को परचम की तरह फहराने वाली जो क्रूर सत्ताएं हैं वह कभी भी अपने सार्वभौमिकता को विस्थापित कर ले, ऐसा दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, न आज भी होगा। और इसी का परिणाम है कि इतनी सारी कलाएं, इतने सारे साहित्य, इतने सारे संस्कृति कर्मी, राजनीतिज्ञ और तमाम तरह के लोग सक्रिय हैं, और ये सक्रियता के अर्थ को भी हम लोग जानते और समझते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक कलाकार में अवसाद, एक संस्कृति कर्मी कलाकार में, राजनीतिज्ञ के भीतर अवसाद आना स्वाभाविक है, लेकिन उससे मुक्त होने के तमाम जो प्रमाण है वह भी उसके आसपास ही बिखरे हुए हैं। उसको उन प्रमाणों से अपने आप को जोड़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि कवि होने के नाते हम सब यही करने की कोशिश करते हैं, और मेरी कोशिश भी हमारे तमाम सहकर्मी कवियों से बहुत अलग नहीं है। और इसीलिए
मैं इसी से मिलती जुलती कुछ कविताएं पढ़ूंगा। इस समय को जीते हुए आज मैंने कुछ दूसरी तरह की कविताएं चुनी हैं जो बिल्कुल थोड़ी सी व्यक्तिगत निजी जीवन से संबंधित हैं। और खासकर ये कविताएं मैंने इसलिए चुनी हैं कि इस समय में जीते हुए इस समय का जो आतंक है वह आतंक एज ए पर्सन, एज एक व्यक्ति के रूप में मेरे भीतर किस रूप में अपनी जगह बनाता है और मुझे इस समय का प्रतिकार करने के कौन कौन से टूल्स, उपकरण उपलब्ध कराता है। इसी को तलाशते हुए या इसी को ढूंढते हुए कहना चाहिए, मैंने अपनी जो कविताएं लिखी है उसी में से मैं कुछ कविताओं का यहाँ पर पाठ करूँगा। तो समय हालांकि हम सब जानते हैं, इस समय के बारे में आप सब अवेयर हैं, आप सब जानते हैं। और इस समय को जैसे मैंने देखा समझा, ये मेरा अपना निजी नज़रिया हो सकता है, लेकिन ऐसा ही मैंने अपने समय को पाया और उसी में रहते हुए मैंने जो कुछ भी अच्छा बुरा रचा है। तो अब मैं अपनी कुछ कविताएं सुनाता हूँ। समय कुछ 10-12 मैं कविताएं सुनाऊंगा। हालांकि कविताएं मैंने बहुत छांट रखी थी, लेकिन वक्त अभी थोड़ा मेरा लंबा हो गया। तो एक कविता है वर्ष 1972। वर्ष 1972 मेरा जन्म वर्ष भी है। 1972 में ही मैं पैदा हुआ और अपने समय को मैं अपने उस जन्म वर्ष को कैसे देख रहा हूँ उसको लेकर के कविता लिखी थी मैंने। तो सुनिए आप। वर्ष 1972। जिंदगी तुम्हारी असंख्य उलझी शिराओं में एक फूल की तरह डाली पर मैं खिला। जिंदगी तुम्हारी असंख्य उलझी शिराओं में एक फूल की तरह डाली पर मैं खिला। माली के पसीने की चमक झलकती ओझल होती हुई मुझ में। इस जन्म के लिए मैंने पिछले किसी शताब्दी में प्यार को बीज की तरह बोया था। अनेक गुजरते अंधड़ों, अटपटे मौसमों, कीटों की जबरदस्त फौज और घोड़ों की नाल से लहूलुहान धरती के नीचे। बड़ा दुर्गम था वह समय। मुक्तिपथ में क्या है कि कम से कम आधे घंटे तक कविता पढ़े। जी शुक्रिया, मैं पढ़ता हूँ। बड़ा दुर्गम था वह समय। पृथ्वी ने आसमान को सौंप दिया था तपे लोहे के रंग का सूरज, और बिलख रही थी उदार दिखते उनींदे तानाशाहों के शयन कक्ष में। लेकिन संगीत की याद में तड़पते किसी नन्हे दिल की तरह बची रही धरती में सांसें। शताब्दियों बाद बलखाती पुष्टनीम की पत्तियों पर सोना उड़ेलता सूरज जब चिड़िया के कोमल पंखों को छुआ और गिलहरियों ने अपनी पिछली टांगों पर बैठकर चूमे तुम्हारे हाथ, तभी डाली पर मैं खिला। मैं खिला प्यार को बीज की तरह सीने में धारण किए हुए, मूल्य खो चुकी संपत्ति की तरह सहेज कर उसे। लेकिन समय मेरी आशाओं के विरुद्ध अब भी था उतना ही भयंकर। बमवर्षक विमानों से अभी तक उठ रही थी बारूद के धुएं की ताज़ा गंध। सरहदी हत्यारे पुरस्कृत हो रहे थे राजधानी में। युद्ध को राष्ट्रभक्ति का दूसरा नाम ऐलान कर दिया गया था। मैं जन्मा और मेरी चौंकती आंखों में बचे खुचे लोकतंत्र के ढहने की धूल थी। सपनों से मरे हुए चूहों की गंध उठती थी, जिसे पार नहीं कर सकी मेरे मुंह से उठती कच्चे दूध की गंध। बाद में आसमानी सितारे देर तक अंगार वृष्टि करते रहे। जलती हुई उल्काएं विलीन होती रही सागरी जल में। धरती की सिसकती पीठ पर कोड़े फटकारते रहे राजनीतिज्ञ।
उन्माद, हाँ उन्माद ही था, बरसता हुआ, टपकता हुआ। समय ने मुस्कुराते हुए करवट बदली और देश उसकी कांख में बिला गया, और कुछ शातिर लोगों ने हंसी हंसी में देश की खोपड़ी तोड़ दी, तड़ तड़ तड़। ये कविता है वर्ष 1972। मैं कुछ बिल्कुल एक संग्रह ही है जिससे अधिकांश कविताएं मैं सुनाऊंगा। घड़ी दो घड़ी ये संग्रह है जो अभी प्रकाशित होना है संग्रह को, और इसमें मैंने लगभग अपने से बात करते हुए या अपने आप को ही, अपने ही मनोभावों को केंद्र में रख करके मैंने कविताएं लिखी। उसमें सीधे इसे आप राजनीतिक कविता भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें सीधी राजनीतिक छवियां नहीं है, बल्कि इन राजनीति जो इस तरह का जो राजनीति है उसने एक मनुष्य को कैसे और किस तरह से प्रभावित किया, उसके इर्द गिर्द की कविताएं इस संग्रह में। तो उसी में से मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगा। एक कविता है जिसका शीर्षक है मैं पानी हूँ। मैं कमेंट, वही दिक्कत है, मोबाइल में हूँ तो मैं कमेंट सबके देख नहीं पा रहा हूँ। अभी तुरंत जो मुझे वसंत भाई और शरद भैया के कमेंट दिख रहे हैं, शुक्रिया। मैं पानी हूँ शीर्षक है इसका। मैं पानी हूँ, तरल, बहूंगा तो बजूंगा जैसे संतूर, लेकिन अभी तो रिश्ता हूँ रंध्रों से बेआवाज। पहुँचता हूँ दूर दूर दूर, भीतर ही भीतर, वहाँ सदियों की नींद टूटती है जहाँ। मैं धरती के भीतर का पानी हूँ, नदियों, झरनों या समुद्र में नहीं, धरती के भीतर रहता हूँ, मिट्टी और चट्टानों का लिहाफ ओढ़। मैं पानी हूँ, मैं तुम्हारी प्यास ढूंढता हूँ। एक कविता है। मैं अधिकतर उन कविताओं को नहीं सुना रहा हूँ जिसके पोस्टर बने हुए, वो सब आप लोगों ने देख ही लिया। तो इसमें से मैंने कुछ दूसरी तरह की कविताएं चुनी जिसका मैंने भी जिक्र किया था। तो एक कविता है जैसा भी है। जैसा भी है, आधा अधूरा, कटा फटा, उधड़ा तार तार, सिला बार बार, जीना ही है इस निर्विकल्प जीवन को। जैसा भी है, आधा अधूरा, कटा फटा, उधड़ा तार तार, सिला बार बार, जीना ही है इस निर्विकल्प जीवन को। अपने जूतों से बचते बचाते, प्रलोभनों के तूफान में तिनका सजाते, हर गली में हर संभावना को सनक की हद तक सहेजते, प्यार करते, काटनी है यह उम्र। ध्यान बस इतना रखूं कि मेरे हिस्से की धूप किसी की छीनी हुई रोशनी ना हो। सुख केवल इतना कि दुखी न हो जाए कोई। मेरे घर में खिली चमेली सबको बांटे एक सा सुगंध। मेरे आम के पेड़ पर पत्थर भी बरसे तो आम ही मिले रसीला और महकदार। सबके विरोध में मैं भी शामिल होऊं, अपने ही जीवन का सुलगता सवाल मान। सबके विरोध में मैं भी शामिल होऊं, अपने ही जीवन का सुलगता सवाल मान। इरोम शर्मिला के फिक्र मुझे हर पल हो, हिमालय के पिघलते ग्लेशियर को अपना ही संकट जानूं। इस तरह इस आधे अधूरे कटे फटे जीवन को बनाऊं भरा और पूरा। विनय भाई धन्यवाद। मेरी काया, रामानंद तिवारी जी, अच्छी लग रही कविता, धन्यवाद। मेरी काया शीर्षक है। देखिए अपने आप को लेकर के मैं किस तरह से सोचता हूँ। छाया ही छाया से निर्मित है मेरी काया, गिरती उठती फिर गिरती, हाँफती चढ़ती मेरी काया।
घर बाहर वन वनांतर शहर की गलियों में मटमैला चोगा ओढ़ डोलती है कि जैसे नशे के सुरूर में है मेरी काया। काम न आया चिंताओं की ढेरी का राग, काम न आया चिंताओं की ढेरी का राग, बन गए नए सब बाग, सत्य हुआ पुराना चुपचाप जला, बज गया अंतिम घंटा, दुनिया की बंदगी में नत कत्ल हुई मेरी काया। यह गहरे रंग की सांझ नील की ओट से उतरता हुआ लाल मेरा ही लहू है, मेरे ही सपनों की अंधेरी छाह से तनी है रोशनी के उत्सव की रात, चुके हुए स्थगित समय ने जिसे सुबकते हुए गाया मेरी ही काया। धन्यवाद अनिल भाई। समय में देख लूं। अक्सर लगता है कविता का शीर्षक है ये। आधा घंटा 7:15 तक मैं पढ़ता हूँ, 6:54 हो रहा है, ठीक। अक्सर लगता है, अक्सर लगता है मुझे इस बोलती दुनिया में अपनी अज्ञात उदासियों के साथ नहीं होना चाहिए था। अक्सर लगता है मुझे इस बोलती दुनिया में अपनी अज्ञात उदासियों के साथ नहीं होना चाहिए था। हर तरफ उम्मीदें हैं या नाउम्मीदी, लोग बहुत विश्वास से अपना पक्ष रखते हैं। वे इधर खड़े होते हैं या उधर। मैं हर बार कहीं खड़े होने की चाह में औंधे मुंह गिर पड़ता हूं और आखिरकार जब बोलने के लिए मुंह खोलता हूं बहुत देर हो चुकी होती। खारिज हो चुके सवालों के धुंधले दागदार आईने में जब भी निहारता हूं अपना चेहरा, लगता है मुझे इस सुंदर दुनिया में अपनी अनाथ उदासियों के साथ नहीं होना चाहिए था। एक कविता है, एक घर। एक लेख में मित्र ने स्मृतियों की बात बहुत की थी, तो लगभग इस कविता में इसी तरह की स्मृतियां हैं। अब देखिए, एक घर। एक घर था जहां रोशनदान से चिड़ियों के पंखों की फड़फड़ाहट धूप के साथ गिरती थी। कपड़े के झोले में बैठ जरूरी चीजें ठाठ के साथ आती थीं घर। बारिश में ठिठुरती नमी कभी कभी बेआवाज आ जाती थी दीवार के भीतर, थोड़ी देर के लिए जैसे सिर छुपाना चाहती हो। एक घर था जहां सुविधाएं बहुत नहीं थी, कपड़े और जूते बहुत नहीं थे, रद्दी खरीदने वाले चोर नहीं समझे जाते थे। दहकती दोपहर में दरवाजा खटखटाकर कोई भी मांग लेता था पानी। ठंड की चादर में लिपटी धूप धीरे से छूती थी माथा, जैसे मां की हथेली हो। एक घर था जहां बहुत सारे कमरे नहीं थे, छिपकलियों और मकड़ियों की उपस्थिति मनुष्य के पड़ोस की उपस्थितियां थी। एक घर था जहां से कभी गाने का मुखड़ा उठता तो अंतरा पड़ोस में गुनगुनाया जाता। अब बेघरों और टपकती छतों को मुंह चढ़ाते कितने सारे घर हैं, भव्य और शानदार, मुख्य दरवाजे लेकिन हमेशा बंद। पता भी नहीं चलता ठीक ठीक कि कितने प्राणी रहते हैं वहां। कभी जब खटखटाता हूं अपना ही दरवाजा, आशंका बनी रहती है कि कहीं पिछली सदी आंसू पोंछते हुए न प्रकट हो जाए। एक कविता थी,
एक कविता जिसका शीर्षक है अक्टूबर के आरंभ की बरसती सांझ। यह अक्टूबर के आरंभ की बरसती सांझ है। स्थगित मेघों ने डाल दिया है आसमान में डेरा। पहले गरजे भयंकर, चिंगाड़ उठे हों हाथियों के झुंड जैसे क्षितिज में। लंबे सफेद दांतों सी कड़कदार बिजली, काली विशाल देह, धूमिल अंधेरे का विस्तार। ऋतुचक्र में परिवर्तन की इस बेला में सावन के आवारा मेघ भटकते हुए आए हैं पृथ्वी का पता पूछते। ऋतुचक्र में परिवर्तन की इस बेला में सावन के आवारा मेघ भटकते हुए आए हैं पृथ्वी का पता पूछते। बरसो हे मेघ, बरसो हे मेघ, जल्दी बरसकर खाली करो। बरसो हे मेघ, जल्दी बरसकर खाली करो शरद के लिए आसमानी सिंहासन। कि शरद अब आता होगा, आती होगी उसकी ओस टपकाती देह। भरी भरी हरी पृथ्वी अब ठंडी चांदनी से नहाएगी। धान को अभी पकना है, सुनहरा होना है। किसानों के बैरी न बनो मेघ, बरसो बरस कर खाली करो गगन, हे अक्टूबर के अनाहूत मेघ। एक छोटी सी कविता है। 7:30 तक तो समय ज़्यादा हो गया, मैं कोशिश करूँगा उसके थोड़ा थोड़ा पहले ख़त्म करूँ अपनी बात को। हालांकि कविता पढ़ना मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है। सुंदर दुनिया और हत्यारे शीर्षक है इस कविता का। कत्थई कोमल पत्तियों को मैं बारिश से धुली ढलती हुई शामें कहता हूँ, और बच्चों की हथेलियां चूमते हुए सोचता, शहद केवल छत्तों में ही नहीं होता। कत्थई कोमल पत्तियों को मैं बारिश से धुली ढलती हुई शामें कहता हूँ, और बच्चों की हथेलियां चूमते हुए सोचता, शहद केवल छत्तों में ही नहीं होता। सड़क पर लोगों को भागते देख मुझे अक्सर उन गिलहरियों की याद हो आती जो बगीचों में बेखौफ दौड़ती रहती हैं। सुंदर दुनिया जताती रहती है अपना होना। सुंदरता के लिए दुनिया को दोष रहित देखना जरूरी है। हाँ, मैं यही करना चाहता हूं। करता भी हूं बाज दफा, लेकिन पंक्ति इसमें नहीं, करता भी हूं बाज दफा। हाँ, मैं यही करना चाहता हूं, करता भी हूं बाज दफा, जब तक तुम मेरी प्रकट याद से बाहर रहते हो हत्यारों। ये कविता है। यहाँ जीवन कविता का शीर्षक है। जीवन। एक आत्मीय पड़ोसी की तरह खटखटाना चाहता हूं बरसों सोई आपकी चुप्पी के द्वार, और ऐसे सुनाना चाहता हूं कविताएं कि शब्दों के साथ उसका ताप भी पहुंचे आप तक। किसी तानाशाह की तरह नहीं, फूलों के रंग की तरह मैं रहना चाहता हूं पृथ्वी में, कि मेरी आंखों में भी ढूंढ सके आप अपने सपने। बीमार सपनों की राख की तरह नहीं, उपजाऊ मिट्टी की तरह मैं थामना चाहता हूं बीजों की लुप्त होती नस्ल। यह जीवन कभी खत्म नहीं होता। कहीं पास ही होते हैं मजबूत डैने, जिन्हें हथेलियों में बांधकर उड़ा जा सकता है आसमान में और किया जा सकता है प्रेम। दुनिया सचमुच वहीं से शुरू हो सकती है जहां से लगता है कि खत्म हो चुकी। संजीव बख्शी जी नमस्कार। लक्ष्मण भाई ने देश का नेता कैसा हो कहा, ठीक है, मैं उसको अंत में पढ़ता हूं।
मेरी भाषा। हाँ जीवेश भाई, कोई बात नहीं, हाँ, देर से टाइम परिवर्तन देख पाए, लेकिन जितनी देर के लिए भी है मैं कुछ कविताएं सुना रहा हूं। देखिए, मेरी भाषा। मेरे पास कुछ दुख हैं, बहुत सारा गुस्सा है, जिसे बांध रखा है मेरी ही सुविधाओं की समझाइश ने। मेरे पास कुछ दुख हैं, बहुत सारा गुस्सा है, जिसे बांध रखा है मेरी ही सुविधाओं की समझाइश ने। थोड़ा सब्र है, थोड़ी हड़बड़ी, कुछ उनींदी रातें, बहुत से पराजित दिन, और चिढ़ी हुई सी कई शामें हैं। अधूरे गीत हैं कुछ, ज़रूरी रीत है कुछ, सबसे अंत में खड़े होने की एक सहमी मुद्रा है। कुछ सवाल भी जिसके उत्तर दिए जाते बार बार, लेकिन हर बार अधूरे। कई लोगों के चेहरे हैं, नज़रों ने जिनके दुखों को छुआ, और सपनों में देर तक सुबकते रहे। मैं अपनी प्यास को तुम्हारे रिश्ते घावों और भागते पाँवों में रखना चाहता हूँ। मेरे पास एक भाषा है, जागे सोए बोलते बड़बड़ाते चुप हो जाते शब्दों की भाषा। एक कविता, बहुत छोटी सी कविता है, 6 लाइन की। धन्यवाद। सेवाराम त्रिपाठी जी अंकल भी हैं, शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत। कविता की आवाज देखिए इस कविता को। मुझ में कोई कविता नहीं बची, मैंने दुख में कहा। मुझ में कोई कविता नहीं बची, मैंने दुख में कहा। जब तक दुख है कविता बची रहेगी, अस्वीकार में फुसफुसाती यह कविता की आवाज थी। छोटी सी थी कविता थी ये। एक कविता, चलन से बाहर एक अठन्नी। कुछ लोगों ने इस कविता को बहुत पसंद भी किया था, तो पढ़ रहा हूं, देखिए। अठन्नी मत कहो मुझे, मैं 1 पैसे का 50 गुना हूं, रुपए का ठीक आधा। अठन्नी मत कहो मुझे, मैं 1 पैसे का 50 गुना हूं, रुपए का ठीक आधा। मैं हाल फिलहाल तक घूमती रही थी बाजार दर बाजार, कभी पसीने से भीगी पत्तून की जेब में अन्य सहायकों के साथ खनखनाती, कभी स्त्रियां छोटे से बटुए में सहेज रखती मुझे अपने सीने के बिल्कुल पास। वह गमक, वह खनक, वह गर्म स्पर्श और धड़कन अब भी घुमड़ घुमड़ उठती है। हाथों हाथों से होते हुए मैं अंतिम बार तुम्हारे पास आई, और तुम्हारी ही होकर रह गई। शेर की तरह के भूखे बाजार में मेरी हैसियत अब गौरैये के नाजुक कलेजे बराबर मांस जितनी भी नहीं। मैं अब घर के धूल धुसरित डिब्बों में दराजों और सिक्के संग्राहकों की आत्मा में रहती हूं। मुझे अब कोई तलाशता नहीं, किसी और चीज की तलाश में अनायास में दीख पड़ती हूं। कभी कभी कुछ संवेदनशील, बेहद खाली और स्थगित लोग मुझे हथेली में लिए लिए अपनी स्मृतियों की खाई में उतर जाते हैं। बस वहीं मिलती है मुझे थोड़ी सी गर्मी। हालांकि मैं उदास हो जाती हूं यह सोचते हुए कि यदि मेरा मुझ पर हक होता तो न जाने कितने काम मैं और कर पाती। लेकिन अब तो मैं हर तरह के काम से चूकी हुई हूं। तुम मत रखो मुझे अपने पास, हो सके तो मुझे सौंप दो उन खदानों को जिनसे निकाली गई धातु से मैं ढाली गई। मुझे चांदनी से भीगे आसमान में उछाल दो, मेरी उदास चमक सौंप दो दूधिया चांद को।
मुझे चक्के की तरह चलने दो इस गोल पृथ्वी की सतह पर। हो सकता है किन व्यर्थ के कामों में ही निकल आए जीवन की कोई अचिन्ही सार्थकता। हाँ, एक प्रेम कविता है, घड़ी दो घड़ी। शुक्रिया लक्ष्मण जी, वसंत भाई। घड़ी दो घड़ी शीर्षक इस कविता का। देखिए, घड़ी दो घड़ी और बैठो इसी तरह सब कुछ भूल कर। कोलाहल के इसी घेरे के भीतर हम चुन ले अपना एक अदृश्य कोना, फिर डूब जाएं उसमें और पत्तियों के झरने की आवाज अपने कानों से पिए। तुम बैठो थोड़ी देर और, पेड़ की परछाई को पूरब की ओर थोड़ा और बढ़ने दो। बच्चों को शिक्षा की जेल से शोर मचाकर निकलने तो दो। पंछी जब अपने घोंसलों की ओर लौटने की हड़बड़ी में दिखें, तब तुम भी लौट जाना। लेकिन अभी तो बैठो घड़ी दो घड़ी और। प्रफुल्ल जी, धन्यवाद। एक कविता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जैसे समुद्र अपनी मछलियों और शैवालों से करता है, जैसे आकाश अपने पंछियों की उन्मुक्त उड़ानों से, और पृथ्वी तितलियों की मखमली छुअन से। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जैसे समुद्र अपनी मछलियों और शैवालों से करता है, जैसे आकाश अपने पंछियों की उन्मुक्त उड़ानों से, और पृथ्वी तितलियों की मखमली छुअन से। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे मछुआरा मछलियों से करता है और फेंकता है जाल, जैसे बहेलिया चिड़ियों से करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जैसे एक आज़ादी दूसरी आज़ादी से करती है, जैसे एक देह दूसरी देह से, जैसे एक दिल की उष्मा दूसरे दिल में खलबली पैदा करती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और केवल इसी शब्द को जी पाने की कोशिश करता हूँ। बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कविता है युद्ध के बाद जीवन, शीर्षक है इसका। धन्यवाद विनय भाई, लक्ष्मण जी। महेश जी की भी कहीं, मुकेश्वर माँ जी, हाँ शुक्रिया, आपका आशीर्वाद है मेरे लिए। युद्ध के बाद का जीवन कविता है। देखिए, पानी पी ले। युद्ध के बाद जीवन। काल का घुमड़ता बादल जब उन्मादी हवाओं के साथ बरस जाएगा, तब साफ और नीले आसमान के नीचे मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा कुछ महकते हुए फूल। टैंक और बमवर्षक विमान जब ध्वस्त हो जाएंगे लड़ते लड़ते, ठीक उसके बाद मैं तुम्हें लिखूंगा पोस्ट कार्ड और खुशबू से भरी हवा की पत्रपेटी में डाल आऊंगा। हो सकता है कि मेरी क्षत विक्षत आत्मा भूल चुकी हो हत्या और चीख के अलावा तमाम शब्द, और उंगलियां कांपने लगे जब वे तुम्हारा नाम लिखें। हो सकता है कि तुम्हारी ओर चलने की कोशिश में धराशायी हो गिर पड़ूं मुंह के बल।
हो सकता है कि तुम्हारी देह मुझसे भी ज्यादा घायल और लस्त-पस्त हो और दिल की नसों में बहता हो धारदार खंजर का पानी। हो सकता है कि मिलने के बाद हम अजनबियों की तरह एक दूसरे को निहारे अपनी झुर्रीदार बुझती हुई आंखों से। लेकिन मेरे प्रिय, तुम मेरी नज़र को अपनी पलकों में छुपा लेना और मेरी गूंगी जुबान पर रख देना दुनिया के तमाम गैर दुनियावी शब्द, और मेरी गूंगी जुबान पर रख देना और मेरी गूंगी जुबान पर रख देना दुनिया के तमाम गैर दुनियावी शब्द। मैं अंधड़ से भरे तुम्हारे दिल में रख दूंगा दुनिया में अभी ही जन्मी एक हरी कोमल पत्ती। युद्ध के बाद घायल पसलियों, टूटी हड्डियों और अपराजेय सपनों से ऐसे ही बाहर आता है जीवन। अगली कविता का शीर्षक है आधा अधूरा। इन दिनों सब कुछ अधूरा छूट जाता है। आधा अधूरा गुस्सा, आधी अधूरी प्यास, बहुत लहक कर जहां गया वहां से अधूरे मन लौटा। 20 किताबें अधूरी पढ़ी जाकर रख दी गई शेल्फ की कब्रगाह में। हद तो यह कि एक छोटी कविता भी आधा ही पढ़ पाया। दोष कवि का उतना नहीं था, मेरे भीतर ही कुछ चटक जाता था बार बार। लगता है यह जीवन मुझे अधूरा ही मिला। आधा शायद किसी तानाशाह ने अपनी चाकरी में तैनात कर रखा है। इससे पहले मैं जान पाता कि कहाँ छूट गया आधा जीवन, कहाँ रह गई हथियाई हुई प्यास, और दर्ज करता यहाँ देखो कि यह कविता भी अधूरी छूट गई। एक थोड़े दूसरे तरह की कविता है सेल्फ पोर्ट्रेट। कि मैंने शुरू में बताया कि बहुत उदासी और प्रेम दोनों ही का मिला जुला रूप है कविताओं में। कुछ उदासी और अवसाद की कविताएं हैं, कुछ प्रेम की कविताएं हैं। समय का जो बिंब मेरे भीतर पड़ रहा है उसमें अपने व्यक्तित्व को मैं कैसा देखता और समझता हूँ, उसके आसपास की कविताएं मैंने चुनी हैं। तो एक कविता है सेल्फ पोर्ट्रेट। 2-3 कविता बस और सुनाऊंगा। यह जो कटा फटा सा कच्चा कच्चा और मासूम चेहरा है, उसे जमाने की भट्टी ने खूब खूब तपाया है। केवल आरा मशीन नहीं चली, लेकिन हड्डियों और दिल को ठंड ने अमरूद की फांकों सा चीर दिया है। असमय इस चेहरे से रुलाई फूटती है। दरअसल ट्रेन की खिड़की सा हो गया है चेहरा, जिसके भीतर से आंखें दृश्यों को छूते हुए निर्लिप्त गुजर जाती हैं। बहुत रात तक चांदनी से बतियाती हुई जुबान एक झटके से लहूलुहान हो जाती है जब उसे याद आती है ध्वस्त खेतों की सिसकती फसलें, नारियल और ताड़ के वृक्ष, समुद्र की रेतीली तटों पर सूखी मछलियों के ढेर। नमक की डली इसकी नसों में है, घाटियों के काले पत्थर से निर्मित हैं इसके होंठ। दुनिया का कोई रंग इस चित्र का असल बयान नहीं कर सकता। यदि इसमें भरना ही है कोई रंग जो दिखाए इसकी सच्चाई, तो गुजरे ज़माने में ध्वस्त हुई किसी मीनार या अधबनी किसी इमारत की धूल ले आओ। इन भूरी भूरी आंखों में निचोड़ दो असली रक्त। तंबाकू से काले हुए होंठ और मटमैले दांतों के लिए बुलाओ गुम हो चुकी समुद्री मछली को अंधेरी रातों से। वह आएगी और खिलखिला जाएगा यह चित्र, बिल्कुल असल की तरह। लेकिन मेरे चित्रकार, फिलहाल इस चेहरे को मुलतवी कर दो अगली शताब्दी के लिए।
एक कविता है, 7-18 हो गया, ठीक है, एक दो कविता और सुनाता हूँ। एक कविता है, इसको छोड़ दिया जाए, नहीं इसे सुनाता हूँ। आत्मकथा लिखने से पहले खुद से कुछ सवाल। आत्मकथा लिखने से पहले खुद से कुछ सवाल, शीर्षक है इसका। देखिए, मैं कैसे याद करता हूं अपने अतीत को? क्या अपने अतीत में केवल मैं ही रहता हूं, अपनी रुचियों, चाहतों, पराजयों के साथ, या मेरा पड़ोसी भी? क्या मैं अपनी ही भाषा का पीछा करता हूं? क्या मैं अपने ही गाए गीतों को फिर गुनगुनाता हूं? मेरे अतीत की यादों में क्या मेरे देखे हुए पंछी ही अपने पंख फड़फड़ाते हैं? क्या मेरे अदीख का कोई दुख अक्षम्य अपराध की तरह हावी होता है कभी मुझ पर? मसलन, यदि मैं अपने बनारस के जीवन को याद करता हूं, तो क्या बस्तर का नहीं जिया गया जीवन सालता है मुझे? मैं अपनी पसंदगी, नापसंदगी, उदासीनता के अलावा क्या कभी कुछ और दर्ज करने की सोचता हूं? राख में भी चीजों की पहचान छुपी होती है, और हर राख एक सी भी नहीं होती। क्या मैं राख का मुआयना करने की खातिर लौटना चाहता हूं अपने जीवन के दहक चुके पन्नों में? कितनी कितनी गिरहें हैं जीवन में, कितनी कितनी उलझने। कभी कुछ भी सुलझता नहीं है पूरा, कभी कुछ भी सुलझता नहीं है पूरा पूरा। हर राह हजार पगडंडियों में फूटती है, हर पूरी हुई इच्छा बीसियों अनिच्छाओं का कब्रिस्तान है। कितना भी खाली करो गिलास, तलछटी में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। क्या मैं छूट गए सामान की तलाश में लौटना चाहता हूं अपनी जिंदगी के अलक्षित कोनों में? क्या मैं वह बांसुरी फिर बजाना चाहता हूं जिसे ठीक तरह से तब भी नहीं बजा पाया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी पराजय का उत्सव मनाना चाहता हूं? ये थी कविता। मैं दो कविताएं बस और सुनाता हूं। एक लक्ष्मण जी ने, दो राजनीतिक कविताएं मैं सुनाता हूं, थोड़ा सा अलग की कविताएं होंगी। एक, देश का नेता कैसा हो, लक्ष्मण भाई कह रहे हैं। वो वो मुझसे तो जितना प्यार करते हैं, मैं उनसे इतना प्यार करता हूं कि मुझे बस ढूंढना होगा वो कविता को। उसी फाइल में है, लेकिन हाँ, मिल गई। ये थोड़ी सी लय वाली कविता है। देखिए, देश का नेता कैसा, दो कविताएं बस सुनाऊंगा, एक ही है और इसके बाद एक अंतिम कविता। देश का नेता कैसा हो, अग्गड़ बग्गड़ बोल बोल कर कान पका दे, जहां जरूरी वहां किंतु चुप्पी ही साधे, बखत बखत परिधान बदल फोटो खिंचवाए, आलोचन विवेक के आगे भैंसा हो, देश का नेता ऐसा हो। चार बंद की कविता है ये। देश का नेता कैसा हो, हाँफ रही जनता के आगे देश बिछावे, सन्यासी का बाना धर बंदूक चलावे, धर्म करम के धंधे को नजदीक से जाने, भगतों की श्रेणी में बगुला जैसा हो, देश का नेता ऐसा हो। देश का नेता कैसा हो, हाँफ रही जनता के आगे देश बिछावे, देश का नेता कैसा हो, दिल दिमाग हो खोखल लेकिन ज्ञान से अकड़े, मौका अगर मिल जाए तो सुंदर बाला जकड़े, बरस मास दिन क्षण बीते की निंदा गाए, धन कुबेर के लौह बख्श का पैसा हो, देश का नेता ऐसा हो। और अंतिम बंद है इसका कि देश का नेता कैसा हो,
पुलिस कोर्ट सेना को अपनी जेब में राखे, विरोधियों को चुन चुन कर जेहल भिजवाए, जन के मन को कुचल कुचल कर खत्म करा दे, लागन में हिटलर के नाती जैसा हो, देश का नेता ऐसा हो। तो लक्ष्मण भाई, मैंने आपकी जो मांग थी कविता वाली वो पूरी कर दी। बस अब मैं अंतिम कविता सुना रहा हूँ, समय भी हो ही चुका है। हाँ। उन कायरों के नाम खत, ये कविता, इस कविता को मैं इनकी कलबुर्गी की हत्या के बाद मैंने ये कविता लिखी थी, गौरी लंकेश की हत्या के बाद। लेकिन इसमें जो मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि जिस तरह से हत्या हुई, तो उसी को लेकर के कविता है। उन कायरों के नाम खत जो धर्म रक्षा की खातिर बंदूक संभाले हुए हैं, ये शीर्षक इसका। उन कायरों के नाम खत जो धर्म रक्षा की खातिर बंदूक संभाले हुए हैं। कायरो, कितना डरते हो तुम कथित ईश्वर की बनाई दुनिया में, कथित ईश्वर के लुप्त हो जाने के भय से। तुम्हारी सोच का दायरा एक पागल कुत्ते की रैबिस जितना खौफनाक है। कायरो, क्या तुम बता सकते हो कि किस ईश्वर के आख्यान में डूबकर अपनी नसों में भरते हो यह घृणा? वैसे मेरा निजी अनुभव तो यही है कि ईश्वर का नया नागर संस्करण एक ध्वजा है जो घृणा सिखाता है और हत्या के लिए उकसाता है। तुम बहुसंख्या के धर्म में धार्मिक बाना पहनकर रहते हो कायरो, इतिहास में झूठ का पुलिंदा बांधकर, अल्पसंख्यकों की असुरक्षा के भयभीत तर्कों पर सवार होकर, दिखावे की सहिष्णुता में आक्रामकता की मूंछ उमेटकर, जाति में वर्चस्व के छीजते भय की सामंती आशंकाओं और सन्निपाती इच्छाओं से लैस तुम अंधेरे से निकलते हो रोशनी पर हमला करने के लिए। कायरो, तुम्हारा वह जहरीला टैंक जो तुम्हें ईंधन उपलब्ध कराता है बदल नहीं पाएगा दुनिया का हत्यारा पृष्ठ। क्या इतिहास से तुम कोई सबक नहीं लेते हो? क्या तुम देखते नहीं कि दुनिया के तमाम तानाशाहों की कब्रें सूखी पत्तियों से ढकी सुनसान पड़ी हैं? सिराई गई हड्डियों को मछलियों झींगों तक ने कुतर दिया है और सभ्यता घूम घाम कर, भटक बहक कर विचारकों के पास पहुंचती है आखिरकार। इसलिए कायरो, अपने तानाशाहों की चरण पादुकाएं देखना बंद करो। तानाशाहों के पक्ष में लिखी चमकीली इबारतें एक दिन अपनी चमक खो देंगी। तब तुम्हारे द्वारा की गई हत्याओं के पृष्ठ तृणपात की तरह उड़ेंगे। तब लिखा जाएगा कि तुमने इतिहास के एक कालखंड में धूप के कत्ल की वाचाल कोशिश की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लगभग 1.5 घंटे से आपके साथ हूँ और आप भी मेरे साथ हैं। कुछ बातें मैंने अपने रखी, कुछ कविताएं मैंने सुनाई और शायद आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। टिप्पणी मैं अब इत्मीनान से देख पाऊँगा, लेकिन पुनः मैं मुक्तिपथ के टीम के प्रति मैं आभारी हूँ। अपना धन्यवाद उन्हें देता हूँ कि उन्होंने इस मंच पर आकर मुझे कुछ कहने का, अपनी बातें कहने का, अपनी कविताएं सुनाने का एक मौका मुझे दिया। तो मुक्तिपथ की टीम के सभी सदस्यों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप सब लोगों का भी शुक्रिया कि आप यहाँ रहे और कविताएं और मेरी बातें सुनी। शायद हो सकता है कि आपको काम की भी कुछ बातें लगी होंगी। बहरहाल, जितनी मेरी हैसियत थी या जितनी मेरी ताकत थी कहना चाहिए, उतना मैं आपके सामने रख पाया। पुनः आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।